साल था 1799 का। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की हार के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग सारे देश में हावी हो गई। यही से शुरू होता है कंपनी बहादुर का वो इतिहास जो भारत के एंशिएंट आर्कियोलॉजी को उजागर करता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर केवल राज ही नहीं किया बल्कि यहां मौजूद कई प्राचीन धरोहर को खोज निकाला, जिसमें एक नाम नालंदा यूनिवर्सिटी का भी आता है। आज से करीब करीब 350 साल पहले राजगृह से थोड़ी दूर स्थित यह प्राचीन वास्तु घर था उस महान शिक्षा का जिसने सालों से भारत को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को अपने ज्ञान से उजागर किया। इस यूनिवर्सिटी में एक साथ लगभग 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाया जाता था। कैसी थी यहाँ की शिक्षा प्रणाली और कैसे हुआ था इतने बड़े विश्वविद्यालय का निर्माण, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। और हाँ, कहते हैं कि इस विश्वविद्यालय को नष्ट करने के लिए जलाया गया था, जिसकी आग लगभग 6 महीनों तक बरकरार थी। यही से आप इसकी विशालता का पता लगा सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत पर कब्जे के बाद ब्रिटिशर्स को एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो थी यहां पर मौजूद क्षेत्रों की अच्छे से जानकारी लेना। ऐसे में यहां के मैप्स बनाना बेहद जरूरी था। इन मैप्स को बनाने के लिए अलग अलग इंजीनियर्स को नियुक्त किया गया। मैसूर की जीत के बाद साउथ रीजन का मैप बनाने के लिए कंपनी ने फ्रांसिस बुचेलन हैमिल्टन को चुना। उन्होंने लगभग 1 साल का समय लेते हुए इस काम को पूरा किया। उनके इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम के बाद कंपनी ने उन्हें बंगाल का जिम्मा सौंपा। उस वक्त बिहार का कुछ हिस्सा भी बंगाल के अंडर ही आता था। 1857 में हैमिल्टन को राजगृह से कुछ दूरी पर बड़गांव में स्थित कुछ पुरानी बुद्ध मूर्तियां मिली। ये मूर्तियां किसी भी एंगल से नई नहीं लग रही थी। ऐसे में हैमिल्टन ने इसका जिक्र अपनी डायरी में किया। चाहने को तो हैमिल्टन इसके आगे भी खोज कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और वे आगे चले गए। आने वाले सालों में एक अंग्रेज अफसर अलेक्जेंडर कनिंघम ने हैमिल्टन की डायरी को पढ़ा। अलेक्जेंडर ने इससे पहले भारत आए एक चीनी यात्री ह्वेन सांग के लिटरेचर को पढ़ा था। ह्वेन सांग ने अपनी सफर की कहानी में भारत में मौजूद नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र किया था। उनके वर्णन और जगह को ध्यान में रखते हुए अलेक्जेंडर को यह लगने लगा कि हो ना हो हैमिल्टन द्वारा खोजी गई ये जगह कोई और नहीं बल्कि प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा ही था। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा नालंदा की खोज की कहानी को जानने से पहले जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। सबसे पहला सवाल ये कि इसका निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना प्राचीन शताब्दी में गुप्त वंश के एक शासक कुमार गुप्त प्रथम द्वारा की गई। गुप्ता वंश के पतन के बाद भी आने वाले शासक वंग ने इस विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान जारी रखा। इसे महान हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी प्रोटेक्शन मिला। अब जानते हैं इस विश्वविद्यालय की वैभवता के बारे में। उस जमाने में नालंदा को नालंदा महाविहार के नाम से जाना जाता। ह्वेन सांग के अनुसार यह विहार एक लंबी चौड़ी ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ रहता, जिसका गेट सीधे शिक्षा केंद्र में खुलता। इन हॉल्स के अलावा यहाँ कई मठ और स्तूपों की कतारें थी। साथ ही साथ यहाँ रहने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स के भी छोटे छोटे कमरे थे। नालंदा महाविहार की सबसे बड़ी खासियत थी यहाँ की लाइब्रेरी। चलिए जानते हैं इस लाइब्रेरी की भव्यता के बारे में। नालंदा में मौजूद इस लाइब्रेरी को धर्मगंज कहा जाता। ये लाइब्रेरी 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी, मानी 3 कमरों में। इन तीनों कमरों को अलग अलग नामों से बुलाया जाता। पहले का नाम था रत्न सागर, दूसरे का रत्नोदती और तीसरे का नाम था रत्ना रजक।
कहा जाता है कि ये कमरे 9 मंजिलों में डिवाइडेड थे, जिसमें हजारों किताबें रखी हुई थी। अब जानते हैं नालंदा की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। आज के समय अगर हमें किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो वहां की एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना पड़ता है। नालंदा महाविहार में भी कुछ ऐसा ही होता था। इसमें प्रवेश पाने से पहले हर एक स्टूडेंट्स को 3 कठिन एग्जाम से पार होना पड़ता। ये एग्जाम्स पूर्ण रूप से ओरल यानी मौखिक होती थी। पहली एग्जाम लेते यहाँ के द्वारपाल। ये सोचने की गलती बिल्कुल ना कीजिए कि यहाँ के द्वारपाल यानी चौकीदार अनपढ़ थे। उन्हें कई शास्त्रों का अच्छा गहरा ज्ञान था। इनके सवाल इतने कठिन रहते कि किसी भी स्टूडेंट का यहां से पार पाना मतलब सीधे सीधे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जैसा था। बाहर से आए स्टूडेंट्स को 20% आरक्षण मिलता। मानिए अगर 100 स्टूडेंट बाहर से आए हैं तो उनमें से केवल 20 ही सेलेक्ट होते थे। द्वारपाल की परीक्षाओं के बाद आगे की 2 परीक्षा यहाँ के टीचर्स लिया करते और उनसे भी पार हो जाए तो कोई भी स्टूडेंट यहां रहकर पढ़ाई कर सकता था। कहा जाता है कि इस महाविहार में कुल मिलाकर 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे, जिन्हें पढ़ाने के लिए 2,000 से भी ज्यादा टीचर्स थे। यहां की शिक्षा प्रणाली आज के मुकाबले बेहद अलग थी। स्टूडेंट एक दूसरे से कई विषयों पर वाद विवाद करते और उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए टीचर्स उनकी मदद करते। यही था यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम। खैर, नालंदा में भारतीय शतदर्शन, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स जैसे विषयों को सिखाया जाता। इस महाविहार में बाहर से आए स्टूडेंट में सबसे फेमस नाम है येनसेंग का। ये एक चीनी स्टूडेंट थे जो लगभग 367 ईस्वी में भारत आए और यहां 5 सालों तक रहे। यहां एडमिशन पाने के बाद उन्हें मोक्षदेव के नाम से बुलाया जाता। उनका भारत आने का मकसद बुद्धिज्म को अच्छे से समझना था। कहते हैं कि जब वे पढ़ाई के बाद वापस अपने वतन लौटे तो उनके साथ यहां पर की 627 किताबें थी, जिन्हें ले जाने के लिए उन्हें लगभग 20 घोड़ों की जरूरत पड़ी। अब बढ़ते हैं उस सवाल की ओर जो अक्सर इतिहासकारों के लिए एक जिज्ञासा का विषय रहा है, और वो सवाल है नालंदा के डिस्ट्रक्शन के बारे में। नालंदा की खुदाई के दौरान यहां के प्राइमरी लेयर पर बहुत सारे एशेस यानी राख के सैंपल्स दिखाई पड़ रहे थे। यहां से एक बात तो साफ होती है कि इतने बड़े महाविहार का जो पतन हुआ था वो आग की वजह से हुआ था। किसने लगाई थी ये आग, चलिए जानते हैं। बख्तियार खिलजी, ये वो नाम था जो 12वीं शताब्दी में पूरे भारत के अंदर तहलका मचा रहा था। 1192 में हुई पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का दौर शुरू हुआ। खिलजी पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले शासक मोहम्मद घोरी का ही एक मुलाजिम था। उसे यह काम दिया गया कि वो दिल्ली से आगे बढ़े और उत्तरी भारत की रियासतों को अपने कब्जे में कर ले। उस समय बंगाल भारत का सबसे अमीर इलाका था। बख्तियार खिलजी की नजर सबसे पहले यहीं पर पड़ी। उसने अपने सिपाहियों के साथ यहां उधम मचाते हुए बंगाल को बेतहाशा लूटा और वापस दिल्ली चला गया। दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को जब यह बात पता चली तब उसने बख्तियार खिलजी को सम्मानित करते हुए फ्री हैंड दे दिया। फिर क्या था, खिलजी ने ना आव देखा ना ताव और बिना किसी सोच विचार के रियासतों को खत्म करते हुए आगे बढ़ने लगा। जब वो नालंदा पहुंचा तब उसे लगा कि ये कोई किला यानी फोर्ट है। उसने अपने 200 सिपाहियों के साथ इस पर हमला किया। अंदर पहुंचने पर उसने देखा कि वहां ना कोई सिपाही था ना कोई हथियार, बस थे तो सर मुंडवाए हुए सन्यासी। मगर फिर भी खिलजी ने यहां कत्लेआम मचाया और करीब करीब 5,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को मार डाला। जब खिलजी यहां की लाइब्रेरी में पहुंचा तब उसे पता चला कि यह कोई किला नहीं बल्कि एक शिक्षा केंद्र है। ऐसे में उसने बिना किसी सोच विचार के इसे जलाने के आदेश दे डाले।
कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा में लगाई गई ये आग लगभग 6 महीनों तक जलती रही, जिसमें लाखों किताबों के साथ साथ भारत ने अपनी विशाल धरोहर को भी खो दिया। मगर यहां दी गई शिक्षा आज भी हमारे दर्शन शास्त्रों में पढ़ाई जाती है। आज के समय नालंदा एक वीरान भवन लगता है, मगर एक जमाने में यह दुनिया के लिए किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कम नहीं था। तो दोस्तों, ये थी कहानी नालंदा के बनने और नष्ट होने की। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।